नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के छठे दिन यानी आज 7 विभागों का बजट पेश किया जा रहा है। इसमें पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, कला संस्कृति और युवा विभाग, पर्यटन विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और खेल विभाग के मंत्री सदन में अपने अपने विभागों का बजट पेश कर रहे हैं। वहीं सदन में आज स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 130 सवालों का चयन किया गया है जिनका जवाब संबंधित विभागों के मंत्री देंगे। लेकिन इस बीच आज बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़के। आरजेडी और जेडीयू के एमएलसी के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद शिक्षा विभाग के सवाल पर नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश ने कहा कि आरजेडी सरकार में शिक्षा के लिए क्या किया गया, महिलाओं के लिए पहले की सरकारों ने क्या किया, यह सवाल उन्होंने पूछा। और यह भी कि पहले महिलाएं सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही ले पाती थीं, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो इस बार के बजट सत्र में काफ़ी मुद्दों पर विपक्ष ने निशाना भी साधा है और नीतीश सरकार ने जवाब भी दिया है। और इसी सिलसिले में एक जवाब के देते हुए नीतीश कुमार थोड़ा गुस्से में आ जा गए। कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है, आप लोग को जो कभी महिला हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। जिस आरजेडी की महिला एमएलसी पर सीएम भड़के थे, उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रभाकर ने। क्या उनका कहना था वो भी आप देखिए। हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी हैं, आरजेडी की एमएलसी हैं, और आपके साथ ही आज आपके ऊपर क्यों गुस्सा गए नीतीश कुमार आज सदन में? गुस्सा गए तो ये तो मुझे भी मालूम नहीं हुआ थी। क्या था? हुआ ये था कि तारांकित प्रश्नों का दौर चल रहा था। 128 नंबर पर मेरा प्रश्न था और माननीय आसन के द्वारा मुझे कहा गया कि डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, मैं खड़ी हुई कि महोदय मेरा जो प्रश्न था उन प्रश्नों का उत्तर जो है सही नहीं आया है। मेरी मांग थी कि गरहरा में कोई हाई स्कूल नहीं है, जिस मिडिल स्कूल से राष्ट्रकवि दिनकर जी पढ़े उस मिडिल स्कूल को उत्क्रमित हाई स्कूल में अगर परिणत कर देते तो बहुत अच्छा होता, बहुत कृपा होती। मैं बोली ही थी, मेरा बात खत्म हुआ और शिक्षा मंत्री उठे कि बीच में ही मुख्यमंत्री जी उठ के भड़क गए। मैं सोची भी नहीं थी कि मुख्यमंत्री उठ के हमको भड़क जाएंगे। और वो बोलने लगे पहले कुछ था, पहले पढ़ी लिखी थी। तो मैं बोली महोदय मैं तो LLB PhD आदमी हूँ, उसी समय की पढ़ी लिखी हूँ। और वो कहने लगे, फिर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे उनके तरफ हाथ इशारा करके कि इसका हस्बैंड जो उस उच्च सदन के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण शब्द था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शब्दों का यूज किया गया, ये काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, काश आप बोले होते आपके पति तो बहुत अच्छा लगता, या आपके हस्बैंड बोले होते तो अच्छा लगता। आपने जिन शब्दों का यूज किया ये दर्शाता है कि आप जो है सत्ता के अहंकार में हैं, मुद्दों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बिहार के लोग अब मुख्यमंत्री जी को देखना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कर लिए पूरे साल 20, अब बिहार को नहीं चाहिए नीतीश, अब बिहार को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चाहिए। उधर पटना में आरजेडी विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से अपना आपा खो दिया। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में वो बोल रहे थे, अभी बजट सत्र चल रहा है सरकार का और 1 महीने का ही पूरा बजट सत्र है। असेंबली के दोनों हाउस जो हैं वो सेशन में हैं। उसी में आरजेडी की जो एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर, उनका प्रश्न था, वो अपने प्रश्न करने के लिए खड़ी हुई। उनका शेड्यूल प्रश्न था और वो शिक्षा से रिलेटेड था, वो महिलाओं के शिक्षा से रिलेटेड था, जिस पे उन्होंने सवाल उठाए। वो उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला था, बेगूसराय से जुड़ा हुआ मामला था। उस पर जैसे ही उन्होंने सवाल उठाया, उस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब अपशब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन उनका लहजा था वो बहुत कड़ा था। और उन्होंने कहा कि तुम
क्या जानती हो, इसके पहले महिलाएं बिहार में पढ़ती नहीं थी और ये सरकार आई है, जब से मेरी सरकार आई है तब से हम महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसके पहले बिहार में महिलाएं पढ़ती नहीं थी। और उसी बोलने के क्रम में उन्होंने राबड़ी देवी की ओर इशारा किया, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनकी ओर इशारा किया। विधान परिषद में वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी ओर इशारा करके बोला कि तुम्हारे पति को हमने मुख्यमंत्री बनाया। वो इशारा कर रहे थे लालू प्रसाद यादव की तरफ, और राबड़ी देवी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति को हमने मुख्यमंत्री बनाया। इस पर आपत्ति जताई है आरजेडी ने, वो उर्मिला ठाकुर जेएमएलसी उन्होंने भी जताई है और भी महिलाओं ने जताई है। एक तो उनका बोलने का लहजा ठीक नहीं था, दूसरा उन्होंने जिस तरीके से तुम शब्द का प्रयोग किया राबड़ी देवी के लिए, जो कि काफ़ी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए उनका कहना था कि अगर मुख्यमंत्री को बोलना ही था तो वो ये बोल सकते थे कि आपके पति को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो जो तुम शब्द का प्रयोग किया, उनकी तरफ इशारा करके जो बात किया, तो जहाँ पूरे देश में अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है, उस बीच में महिलाएं दो, एक चाहे उर्मिला ठाकुर की बात हो, चाहे वो राबड़ी देवी की बात हो, उनके विरुद्ध में जो नीतीश कुमार ने अपना जो आपा खोया, उसको आरजेडी जो है वो एक मुद्दा बना रही है और इस पे नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है। संभल की अब बात करते हैं। संभल के सीईओ के बयान पर सियासत गरमा रही है, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं पीएम मोदी के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली के सिलवासा पहुंचे हैं। एमांथी बचवा माटे एक नानकड़ो उपाय, हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। हमें हर महीने 10% कम तेल में काम चलाने का प्रयास करना है। यानी हर महीने जितना खाने का तेल लेते हैं, अभी से 10% कम खरीदना तय कर लो। बोलो 10% तेल ओछું વાપરવાનો વચન આપો છો? બધા હાથ ઉપર કરીને બહેનો કે ખાસ તો ભલે ઘરમાં ठपको खाओ पड़े पर ओछू करशो? पक्को? मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अगर आप हर रोज कुछ किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, संडे ऑन साइकिल ये भी करते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। અને તમને તો જો મેં 10% તેલ ઓછું કરવાનું કહ્યું છે, બીજું કશું ઓછું કરવાનું નથી કહ્યું પાછું। નહીં તો તમે એમ કહો કે સાહેબે તો કહ્યું હાજે 50% ઓછું કરો, તો તમે મને સેલવાસ બોલાવો જ નહીં। આ દેશ विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। हमें याद रखना है कि एक स्वस्थ देश ही ऐसे लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये संघ प्रदेश के लोगों से भी कहूंगा, अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान होगा। साथियों, जिस प्रदेश के पास विकास का विजन होता है, वहां अवसरों का निर्माण भी तेजी से होता है। इसलिए पिछले 1 दशक में एक क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरा है और इस बार बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा काम हाथ में लिया है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ यहां हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में यहां सैकड़ों नए उद्योग शुरू हुए, कई उद्योगों का विस्तार हुआ है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये उद्योग स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दे रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रोजगार के इन अवसरों का
ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे आदिवासी समाज को, ट्राइबल साथियों को मिले। इसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहां गिर आदर्श आजीविका योजना को भी लागू किया गया है। यहां छोटे डेयरी फार्म की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। साथियों, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम पर्यटन भी है। यहां के बीच और यहां की समृद्ध विरासत बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को यहां ला रहे हैं। दमन में राम सेतु, नमोपथ और टेंट सिटी के विकास से इस क्षेत्र का आकर्षण बढ़ा है। दमन का नाइट मार्केट भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। यहां एक विशाल पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। दुधनी में इको रिसोर्ट बनाने की तैयारी है। दीव में समुद्री तट पर कोस्टल प्रोमेनेड बीच डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। 2024 में दीव बीच गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसके बाद से लोगों में बीच गेम्स का आकर्षण बढ़ा है। ब्लू फ्लैग मिलने के बाद दीव का घोघला बीच भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है और अब तो दीव जिले में केबल कार का विकास किया जा रहा है। ये भारत का पहला ऐसा हवाई रोपवे होगा जिसके माध्यम से अरब सागर का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। यानी हमारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हमारा ये संघ प्रदेश भारत के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो रहा है। साथियों, यहां जो कनेक्टिविटी के काम हुए हैं, उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका है। आज दादरा के करीब बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है। मुंबई तो पीएम मोदी को आप यहां पर देख रहे थे। यहां पर 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली के सिलवासा में वो संबोधित कर रहे थे। इस पर वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल संभल की बात करते हैं। संभल के सीईओ के बयान पर सियासत गरमाने लगी है और सपा ने यहां पर इसको लेकर कहा कि ये अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। तो बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि यूपी के संभल में होली को लेकर सीईओ का बयान जमकर वायरल हो रहा है। सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि साल में जुम्मे 52 बार आते हैं, होली एक बार आती है। ऐसे में रंग डालने का बुरा मानने वाले घर में रहें, बिल्कुल ना निकले। किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। प्रशासन की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव न हो, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े, और इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रकार के कदम उठाता है। संभल के हालात जिस तरह के रहे हैं, संभल में जिस तरह से संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसी स्थिति में अगर प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बयान दिया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक कानून व्यवस्था के लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है। लखनऊ के हमारे धर्मगुरुओं को, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 2 बजे नमाज करेंगे। एक उदाहरण बना नहीं,
हिंदू भी अपना त्यौहार मनाए, मुस्लिम भी अपना त्यौहार मनाए। यही सबका साथ सबका विकास सबके लिए विश्वास है। जिस भाषा का इस्तेमाल संबल सीओ कर रहे हैं वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सदन में जिस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसका असर कहीं न कहीं अधिकारियों पे भी पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी समझती है कि देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान, वो दिवाली का त्योहार हो, ईद का त्योहार हो या होली का त्योहार हो, वो सब मिल के साथ मनाते हैं। ना किसी को होली के रंग से दिक्कत है, ना ईद की सिवई से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति का जवाब देश का हिंदू मुसलमान वो प्यार और मोहब्बत से देने का काम करेगा। तो आपने देखा, इस बयान को लेकर अब सियासत गरमा रही है उत्तर प्रदेश में। उधर जुमे पर संभल में सुरक्षा बढ़ाई गई, जामा मस्जिद के पास अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई और मस्जिद की ओर जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। होली से पहले संभल में अभेद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। होलिका दहन स्थल पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती यहां पर की गई है और इसके अलावा आरपीएफ, पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे। दंगा रोधी दल की भी तैनाती है और शांति समितियों के साथ मीटिंग भी यहां पर हो रही है ताकि होली जो कि जुमे के दिन इस बार हो रही है उसमें कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी ना है, कोई ऐसी बात वहां पर ना हो जिससे तनाव यहां पर फैले। तो इस तरह के इंतजाम सुरक्षा को लेकर अब वहां पर किए गए हैं। उधर संबल सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा था, जिसकी चर्चा इतनी हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो भी आपको बताते हैं। उनका ये कहना था कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसलिए रंग डालने पर बुरा लगे तो अपने घर में रहे। रंग से जिसका धर्म भ्रष्ट होता है वो दूर रहे। होली के दिन दिल बड़ा करके बाहर निकलें। ईद की तरह हिंदू भी साल भर होली का इंतजार करते हैं। ये बयान संभल के सीओ ने दिया था, जिसके बाद इस पर सियासत अब उत्तर प्रदेश में हो रही है। उधर संभल सीओ के बयान पर एसपी से सवाल यहां पर पूछा गया। अनुज चौधरी बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं, ये समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ये कहा कि किसी अधिकारी की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है। ये यूपी के सदन की असंसदीय भाषा का असर है और किसी को होली के रंग से दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम मिलकर बीजेपी की नफरत का जवाब देंगे। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, हमें इस तरह के साजिशी सिंडिकेटों से, उनके सांप्रदायिक संक्रमण से सावधान रहना होगा। इस तरह के साजिशी सिंडिकेटों के सांप्रदायिक संक्रमण के जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशों से भरा हुआ है और समाज की ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ऐसे साजिशी सिंडिकेट का सूपड़ा साफ करें। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, अब ये बताइए कि आज सुरक्षा के इंतजाम संभल में चाक चौबंद किए गए थे, जुमा कैसा रहा और दूसरा संभल की स्थिति कैसी है? सीओ यहां पर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? चलिए, रणवीर से लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही है, लेकिन सियासत किस तरह की हो रही है ये भी आपने यहां पर देखा। और होली से पहले संभल में सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए गए हैं, जिसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात रहेगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती है। आरपीएफ, पीएसी के जवान भी इस दौरान संभल में तैनात रहेंगे। तो पुलिस की पूरी यहां पर कोशिश है कि कोई भी तनाव वाली बात संभल में ना होने पाए होली के मौके पर, और इसलिए तमाम तरह के इंतजाम हैं। शांति समितियों के साथ भी मीटिंग यहां पर हो रही है, लेकिन चर्चा संभल के सीओ के उस बयान को लेकर है, जिस पर अब सियासत यहां पर गरमा रही है। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, बताइए संभल की स्थिति कैसी है और सीओ का जो बयान है अब इसको लेकर कितना सियासत हो रही है वहां? देखिए, 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद से सबसे संवेदनशील अगर कोई ज़िला है उत्तर प्रदेश में तो एक संभल है और उसके बाद अयोध्या, वाराणसी जैसे ज़िले हैं। लेकिन अगर दो धर्मों के लिहाज से संवेदनशीलता की बात करें तो संभल इस वक्त सबसे ऊपर है और इसी वजह से प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। रमज़ान का महीना चल रहा है। शुक्रवार का दिन यानी अगले हफ्ते, एक हफ्ते बाद होली भी उसी दिन है शुक्रवार को और जुमे की दूसरी नमाज भी होने वाली है। ऐसे में पीस कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में के बाद जो सीओ अनुज चौधरी ने कहा वो तरीका जो था वो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 52 जुमे होते हैं, एक होली होती है, इस तरह का तर्क तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो अगर उसके पीछे का निहितार्थ देखें तो निहितार्थ ये है कि जिन लोगों को भी दिक्कत है वो या तो अपने घरों में रहें,
अपने अपने तरीके से मनाए, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो जो जुमे में आपत्ति करता हो या कोई मुसलमान हो जो होली को लेकर आपत्ति करता हो, दोनों ही चीज़ें प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसको लेकर बयान दिया गया था, लेकिन जैसे ही सीओ अनुज चौधरी ने जिस अंदाज में बयान दिया, उस अंदाज को लेकर के विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया कि पुलिस वाले बीजेपी के एजेंट और बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं। इस तरह का आरोप सपा ने लगाया और बीजेपी का कहना यह है कि ये सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि अगर हिंसा होगी तो नुकसान हिंदू का भी होगा और मुसलमान का भी, इसलिए इस हिंसा को रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बयान दिया गया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पुलिस की कोशिश है कानून व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद रहे, कोई वहां पर ऐसी बात ना हो जिससे कोई परेशानी खड़ी हो, और इसी सिलसिले में बयान था। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल, जिस टोन का इस्तेमाल उन्होंने किया, उसको लेकर अब सियासत जमकर हो रही है। रणवीर, आप रहिएगा हमारे साथ, एक और महत्वपूर्ण खबर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर भी, उसकी भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। और अब बात एएमयू की करते हैं। एएमयू में होली मिलन समारोह को लेकर विवाद जारी है। होली मिलन की परमिशन ना देना दुखद है, यह बीजेपी ने यहां पर कहा है। हमें त्योहार मनाने से कोई रोक नहीं सकता, यूनिवर्सिटी को विवादित निर्णयों से बचना चाहिए। यहां पर जो मामला हुआ उसको लेकर भी जमकर विवाद हो रहा है, लेकिन मसला क्या है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, जिसको लेकर एएमयू में ये जो विरोध है वो होता हुआ नजर आया। आगे पूर्ण है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो जमीन है महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी, एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वहाँ पर जो है होली मिलाने के परमिशन ना देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसमें शासन को निर्णय लेना चाहिए और वहाँ के प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। कोई हमें त्योहार मनाने से रोक नहीं सकता। देखिए, ये विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी होता है। विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये निर्णय करना होता है, और सामान्यतः ये देखा जाता है कि अगर किसी भी धर्म को कोई कार्यक्रम या पर्व मनाने की अनुमति कोई देता है प्रशासन, तो वो दूसरे धर्मों को भी देता है। अब अगर उन्होंने किसी दूसरे धर्म को दिया होगा तो निश्चित रूप में उनको यहाँ भी देना चाहिए, एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय को स्वयं ये विवादित निर्णयों से पहले अगर कोई अनुमति दी है तो उससे बचनी चाहिए थी। अगर पहले दे चुके तो अब भी देनी चाहिए, ये लोगों के मन में सोच होती है। तो आपने प्रतिक्रियाएं देखी इस मामले पर, लेकिन पूरा मामला क्या है, एएमयू का विवाद क्या है, ये भी आपको बताते हैं। यहाँ पर विरोध कर रहे छात्र होली मिलन समारोह की इजाजत उनको नहीं दी गई, ये उनका कहना है कि जानबूझकर हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। 9 मार्च को होली समारोह के लिए अनुमति नहीं मिली। यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की होली मनाने पर कोई रोक नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है। जो छात्र एक तरफ से विरोध कर रहे हैं इस बात का कि उनको परमिशन नहीं दी गई होली मिलन समारोह के लिए, इस पर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि छात्रों के होली मनाने पर कोई रोक नहीं है, अलग से विशेष समारोह की इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है। विवाद की स्थिति ना बने इसलिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। उधर एएमयू प्रबंधन अपनी सफाई में क्या कह रहा है, उनका पूरा बयान आपको सुनाते हैं। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। और जहाँ तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर, अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों पर, अपने डिपार्टमेंट्स में मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और उसमें तमाम लोग उसके साथ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षक तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हमेशा से होली समेत सारे त्योहार परंपरागत रूप से मिलजुल कर मनाते आए हैं और ये सुंदर व्यवस्था हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। त्योहारों को मनाने के लिए कभी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रही और न ही उनको कोई अनुमति की आवश्यकता पड़ी है और ऐसा ही हमेशा आगे भी रहेगा।
इस विवाद के बाद एएमयू प्रशासन ने कुछ मौजूदा और पूर्व छात्रों के बयान भी जारी करवाए हैं, वो भी आपको दिखाता है। अगर बात की जाए यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वातावरण की, तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी आपस में सारे स्टूडेंट्स बड़े ही मिलके एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का बड़ा ही सहयोग करते हैं। जैसे कि अभी पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, तो इसमें सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी हॉस्टल्स में सहरी की और इफ्तियारी की बड़ी अच्छी सुविधा है। जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं उनके लिए भी सारी फैसिलिटीज़, खाने की और डाइनिंग, लंच, डिनर सारी सुविधाएं हैं। और हम लोग एक दूसरे के साथ, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग एक दूसरे के सब त्योहारों का सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए बड़े हर्ष और उल्लास से साथ साथ मनाते हैं। मेरा नाम हार्दिक अग्रवाल है और मैंने एएमयू से 11th क्लास से लेकर एमकॉम तक की पढ़ाई की है और आज तक हम लोग सभी त्योहार यहाँ पर हंसी खुशी मनाते हुए आए हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सभी फेस्टिवल्स यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं और आज तक कैंपस के अंदर हमको कोई भी दिक्कत नहीं हुई किसी भी फेस्टिवल को मनाने में, जिसमें एएमयू प्रशासन का बहुत अधिक सहयोग रहता है और मेरी बहुत अच्छी यादें एएमयू कैंपस के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम वरुण वर्मा है। मैंने अपनी 11th से लेकर MBA तक की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी है, जहाँ पर मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं। हमने अपने सारे त्यौहार, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब बड़े खुशी से मनाए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। हाय एवरीवन, मेरा नाम दिलीप कुशवाहा है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है, फिर एमटेक किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे करंटली एक रिसर्च स्कॉलर हूँ इंजीनियरिंग फैकल्टी में। इतने वर्षों में अपने त्यौहार को मनाने के लिए मुझे कभी किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमने और हमारे सहपाठियों ने बहुत अच्छे से अपने होली, दिवाली के त्यौहार को अपने डिपार्टमेंट में और क्लासरूम्स में यूनिवर्सिटी की गरिमा को बनाए रखते हुए मनाया है। यह जानकर बहुत दुख होता है कि कुछ लोग हमारे इस गंगा जमुनी तहजीब को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गंगा यमुनी तहजीब की एक बेजोड़ एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा के बरसाना में आज रंगोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और सीएम योगी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। सीएम योगी बरसाना पहुंचे और उन्होंने लाडली मंदिर में पूजा भी की और इस बार सीएम ने भक्तों पर गुलाब के फूल बरसाए। योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत राधे राधे से की, फिर यमुना मैया की जय और बांके बिहारी लाल की जय जैसे नारे लगाए। कहा, अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है, अब ब्रिज को चमकाएंगे। मथुरा के लिए 100 करोड़ का बजट की बात भी उन्होंने यहाँ पर कही। मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहाँ पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है। एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के बरसाना के बाद आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने होली की बधाई दी और उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। को कोई बीमारू राज्य नहीं कहेगा। अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा कोई कर सकता, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है, दंगा मुक्त हो चुका है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश आज भारत की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उसमें भी
उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश के अंदर सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में रहता है। ये युवा 56 से 60% हमारी ये आबादी कामकाजी तबके की है। युवा ऊर्जा भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है, देश और दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है और इसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को सीएम युवा के नाम पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को आगे बढ़ाया है। यह युवा उद्यमी योजना जिसमें कोई भी युवा अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप स्टार्टअप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, स्टैंड अप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवा उद्यमी आगे आएगा। हम उसे मार्जिन मनी के साथ साथ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तहव्वुर राणा की याचिका खारिज हो गई है और याचिका में प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तहव्वुर राणा ने स्वास्थ्य और यातना का हवाला यहां पर दिया था। अब इस याचिका के खारिज होने के बाद 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। 26/11 मुंबई हमलों का आरोपी है तहव्वुर राणा, जिसको अब भारत लाया जाएगा। डेविड कोलमैन हेडली के साथ रेकी का आरोप इस पर है। हमलों में लश्कर ए तैयबा की मदद की, भारत में आपराधिक साजिश, हत्या सहित कई आरोप हैं और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी आरोप तहव्वुर राणा पर है। आईएसआई और लश्कर का सक्रिय सदस्य है। 7 भाषाओं की जानकारी इसको है। 2009 में अमेरिका के शिकागो से गिरफ्तारी हुई थी और अभी कनाडा का ये नागरिक है। पाकिस्तान में जन्म हुआ, मेडिकल की डिग्री वहां से ली और उसके बाद फिर इस तरह के कामों में संलिप्त हुआ और अब इसको भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा की जो अर्जी खारिज हुई है उस बात से सुन के मुझे काफ़ी खुशी हुई है। वो कहीं ना कुछ एक्सक्यूज़ दे रहा है, वो हर बार कोर्ट में अपील कर रहा है, तो कितना भी अपील करने दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है और अमेरिका यूएस वाले भी हमारे साथ हैं, मोदी सर जी के साथ है, तो वो भी जानते हैं कि आतंकवाद कितने खराब है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। तो उसे जो अपील करनी है, जहाँ करना है करने दो। देर है पर अंधेर नहीं है, थोड़ा टाइम जाएगा पर उसे सजा जरूर मिलेगी। पर इंसाफ मुझे तब मिलेगी जब तहव्वुर राणा को, जो मेन मास्टरमाइंड जो अभी भी बैठे हैं, ना जाने वो कसाब जैसे लोगों को कितने लोगों को पाल रहे और कितने लोगों को बना रहे, तो उन लोगों को जब फांसी की सजा होगी तब लगेगा कि हमें इंसाफ पूरा मिल रहा है। हमारे सामने बॉम्ब फेंका था, फायरिंग किया, गोली मारा। अबू इस्माइल को भी आपने देखा? अबू इस्माइल दोनों को देखा, मैं दोनों फायरिंग करते हुए देखा था। 12 और 13 प्लेटफॉर्म के सामने गेट के पास ही खड़े थे, लेकिन मैं बोला कोई होगा, हज जाते थे मोहम्मदियन लोग में। तो फिर बाद में फायरिंग किया, मालूम पड़ा मैं भागने गया, बेटा तो भाग गया था पहले, और हम लोग आगे देवीगांव को पीछे में आया, मेरे पीछे से गोली आके देवीगांव को लगी, उधर गिर गई, वो बेहोश हो गई, मैं उसके ऊपर गिर गया। कसाब अबू इस्माइल फायरिंग करते करते मेरे को भी लात मार के गया था कि ये भी मर गया, तो छोड़ दिया, वो निकल गया। 25 मिनट तक वो फायरिंग करता बाहर निकल गया। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँ, कसाब को तो फांसी हुआ 3 साल 11 महीना 26 दिन लगा। अब तहव्वुर राणा को लाओ, उसका भी मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया कितनी ताकतवर है। राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ सेंचुरी में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और कई हेक्टेयर जंगल जलकर इसमें खाक हो गए हैं। 3 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। स्थानीय प्रशासन की टीम दिन रात आग बुझाने में जुटी है। ऊंचाई होने की वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। पुलिस, वन और दमकल विभाग के 100 से अधिक कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को खाली करवा लिया है। आपको बता दें कि उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में मंगलवार की शाम को आग लगी थी और जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी भड़की थी और तेज हवाओं और सूखी घास की वजह से ये आग तेजी से फैलती चली गई।
उदयपुर शहर से सटे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में मंगलवार शाम 6 बजे लगी आग आज भी काबू नहीं हो पाई है। चौथा दिन है आज, और आज आग जो है, जैसा कि कल गुरुवार को आवासीय क्षेत्र में आग पहुंची थी, उसके पास में तो फायर ब्रिगेड की तरफ से लगातार पानी की बौछार करके और लोग घरों को खाली करवाया गया था। उसके बाद में आग पर काबू कर पाया था, और अब जो आग है वह आग पहुंच गई है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के पास में। ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो शहर के पास ही है, 5 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला, और कई लॉयन हुए, लेपर्ड हुए, टाइगर हुए सहित तमाम जो वन्य जीव है वो यहाँ पर है। तो यही चिंता है अब वन विभाग और फायर डिपार्टमेंट के ऊपर कि ये आग जो है, ये बिल्कुल बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री है बायोलॉजिकल पार्क की, और जो आग लग रही है बिल्कुल समीप आ रही है, और जो ऊपर जो धुआं उठ रहा है वहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वहाँ पर पानी की बौछार कर रहे हैं। और जो आग आप देख सकते हैं, धीरे हवा चल रही है, और आज हवा भी साथ दे रही, क्योंकि 2 दिन से हवा लगातार तेज थी और आग काफ़ी बेकाबू हो गई थी, और आज जो है हवा काफ़ी कम है, और इस वजह से आग जो है कि धीमी धीमी बढ़ रही है। लेकिन लगातार फायर ऑफिसर हमारे साथ है, चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल जी। सर क्या स्थिति है अभी, किस तरह से काम कर रही है टीम? मेरी टीमें लगातार कार्यरत कर रही है। कम से कम 10 से 12 फायर की गाड़ियां हैं। हमने 3-4 गाड़ियां और दूसरी जो हमारे एडजॉइनिंग एजेंसियां हैं उनसे भी, फायर ब्रिगेड हिंदुस्तान जिंक से है, नारायण सेवा संस्था की 2 गाड़ियां हैं, उनको भी स्पॉट के लिए बुला लिया है। और फायर की टीमें आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ों के ऊपर घुस करके बुझाने की कोशिश कर रही है। और बायोलॉजिकल पार्क का जो एक सराउंडिंग जो फायर लाइन बना हुआ है, उस फायर लाइन के ऊपर फायर की गाड़ियाँ कंटिन्यू लगा दी है, जिससे कि इस बायोलॉजिकल पार्क की तरफ हम इस फायर को नहीं बढ़ने देंगे। और खुला जंगल है, और जंगल की तरफ जो फायर का हवा की वजह से थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, न इस बायोलॉजिकल पार्क को कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसको हमने फुल्ली फायर की टीम ने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। सर कितनी टीम है, कितने कर्मचारी, कितने दमकल अपने काम कर रहे हैं? 12-13 दमकल है, 3-4 दमकलें और बुला ली है, 15-16 दमकलें हैं, और कम से कम हमारे पास में 60 से 70 फायरमैन मौके पे काम कर रहे हैं। और वन विभाग की भी टीमें लगी हुई है, और कल पुलिस प्रशासन है, कलेक्टर साहब का भी रात को 1-2 बजे तक कंटिन्यू यहाँ रहना था। और कुल मिलाकर के है कि हम लोग अथक प्रयास पूरे कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें यूँ लग रहा है कि हम इसको जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में हिंसक भिड़ंत हो गई। यहां पर गांव आए बारातियों पर विशेष समुदाय ने लाठी डंडे बरसा दिए। पिटाई में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और पुलिस ने अब इस मामले के बाद यहां पर केस दर्ज किया है, और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये मामला यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बारे में और विस्तार से आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल राजस्थान से एक खबर आपको दिखाते हैं। राजस्थान के टोंक में गौकशी को लेकर हंगामा हुआ। यहाँ पर हिंदू संगठनों और गोरक्षकों का प्रदर्शन हुआ, और गौकशी की घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर टोंक के घंटाघर चौक पर यह प्रदर्शन किया गया। बाजार बंद करवाने की कोशिश यहाँ पर हुई, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। संभल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल में अखिल भारतीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं ने एसडीएम संभल को ज्ञापन दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने उन्हें हरिहर विष्णु मंदिर जाने से रोक दिया है। कार्यकर्ताओं ने संभल एसडीएम कार्यालय पर ही बैठकर उन्होंने हवन किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी देवभूमि मान लिया है, और सत्यपाल यादव इस पर आपको बताएंगे कि क्या इस पर प्रशासन की तरफ से और कहा गया है। लेकिन ये संभल से ताज़ा खबर निकल कर आ रही है। संभल में अखिल भारतीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे, और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम संभल को यहां पर ज्ञापन सौंपा है। उधर मुंबई में धारावी का प्रोजेक्ट जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य रोकने से इनकार के बाद ये अब साफ हो गया है कि प्रोजेक्ट यहां पर जारी रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप की दलील को माना है, और धारावी परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। वहां कुछ रेलवे क्वार्टर तोड़े भी गए हैं।